Standard 6 General Science. Dear children, in this video, we are going to do the fourth chapter of our science, disaster management. Here we are given some questions or some images also. ये image देखे, can you say what kind of या can you name these disasters? ये जो first वाला दिया हुआ है, yes, it's an image of earthquake. And this one, drought. That means if there is no rain, अगर बारिश वगैरह नहीं है, पूरा ज़मीन सूखा पड़ गया है, ड्रॉट हो गया हुआ है, that condition. यहाँ पर we can see a flood. फ्लड का बाढ़ आ जाता है, बहुत बारिश वगैरह होकर फ्लड का इमेज दिया हुआ है. Here a fire. और यहाँ पर है साइक्लोन, एक काइंड ऑफ तूफान है. और यहाँ पर लास्ट दिया हुआ है वॉल्केनो इरप्शन. ये सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसास्टर्स है. और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं एंड वी आर गोइंग टू सी द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस लेसन. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन दो, व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन दिस पिक्चर्स. वो तो हमने ऑलरेडी देखा, वी नेम्ड इट. एंड व्हाट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशन. ऐसा कोई सिचुएशन आया तो आप क्या करते. हैव यू एक्सपीरियंस्ड सच अ सिचुएशन योरसेल्फ. आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई सिचुएशन का एक्सपीरियंस हुआ है. व्हाई डू दिस इवेंट्स ऑकर. ये इवेंट्स, ये हादसा क्यों होता है. सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक. हियर यू कैन सी अ डिसास्टर. एक ही नज़र में आपको पता चलेगा इट इज़ एन इमेज ऑफ अर्थक्वेक. ये जो हुआ ये किल्लारी नाम का एक प्लेस का है. इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक एट किल्लारी. ये कभी हुआ था इन 1993 में. मेनी पीपल डाइड ड्यू टू अर्थक्वेक एट किल्लारी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट. लातूर डिस्ट्रिक्ट के किल्लारी गांव में एक अर्थक्वेक हुआ था 1993 का. बहुत सारे लोगों का जान गया. सो दैट इमेज was given there. Even today, people of Mumbai shudder at the memory of July 2005 when many people had lost their lives in the deluge caused by heavy rains. Deluge means flood. 2005 जुलाई में पूरे मुंबई फ्लड वाटर के अंदर डूब गए थे. Many people lost their lives. So आज भी मुंबई कांपते हैं वो याद करते हुए. कौन से याद. जुलाई 2005 का डिल्यूज मीन्स फ्लड. दिस इज द इमेज ऑफ द डिसास्टर एट मालिन विलेज. मालिन नाम का जो विलेज है वहाँ पर हो गया हुआ डिसास्टर का इमेज यहाँ पर दिया हुआ है. इन जुलाई 2014, दैट मीन्स ज़्यादा वक्त हुआ नहीं इस इंसिडेंट को. द होल विलेज ऑफ मालिन in Ambegaon Taluka of Pune district was destroyed in a matter of minutes due to a landslide. लैंडस्लाइड क्या होता है. कभी बारिश के वगैरह वजह से ज़मीन थोड़ा नरम हो जाता है तो कुछ ऊंचा जगह का ज़मीन पूरा टूट जाता है अचानक. और बहुत ही मटेरियल्स, लैंड मटेरियल शायद उधर जमा हो गया हुआ वाटर, ये सब मिलकर बह कर आ जाता है बहुत ही तेज़ी से. और इसको इतना फोर्स रहता है कि उस जो बहने वाला जो रास्ता है वो बहने वाले रास्ते के सभी घर, सभी इंसान, ट्रीज, ये सबको उखाड़ कर आगे ले जाते हैं. और ये बहुत ही बड़ा एक सीरियस डिसास्टर है जो बहुत सारे जान गंवा सकते हैं. तो वैसा 2014 में मालिन नाम का विलेज, कहाँ पर है ये. पुणे के अंबेगांव. वहाँ पर ये एक सेकंड के या एक मिनट के अंदर एक लैंडस्लाइड होकर बहुत सारे जान को ले गया. Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their lives. बहुत सारे लोग buried under the heaps, मतलब ये जो लैंडस्लाइड के मिट्टी के वगैरह अंदर दफनाए गए at a time. बहुत सारे लोगों का जान चला गया. और भी डिसास्टर्स यहाँ पर दिया हुआ है. इन नवंबर 2015
Many people died due to the flooding caused by heavy rains in Tamil Nadu. तमिलनाडु में फ्लड होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोगों का जान गया नवंबर 2015 में। और लास्ट ईयर 2019 में केरला में जो फ्लड हुआ था वो भी हम बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, और उसमें भी काफ़ी लोगों का जान गए थे, प्रॉपर्टी गए थे। So, what is a disaster? A sudden event that causes large-scale damage to life, property, and social aspects of a nation or society is called a disaster. एक सडन इवेंट यानी अचानक होने वाला एक हादसा जो बहुत सारे लाइफ को डैमेज कर सके, प्रॉपर्टी को, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन, एक देश के जो सोसाइटी के सभी चीज़ें या पूरे सोसाइटी को ख़त्म करने वाले या बहुत सारे नुकसान करने वाले कुछ इंसिडेंट को क्या कहते हैं? डिसास्टर। हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिसास्टर्स ऑकर? अभी ये देखना है कि ये डिसास्टर्स क्यों और कैसे होते हैं। फ्लड के बारे में देखोगे तो फ्लड्स ड्यू टू हेवी रेन, बहुत ही हद से ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड होता है। फ्लड यानी बाढ़ आता है। और अर्थक्वेक किस वजह से? एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वॉल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा, ये किस तरह होता है? अर्थक्वेक हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक वाइब्रेशन, अर्थ के अंदर का कुछ मूवमेंट के वजह से जो वाइब्रेशन होता है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ अर्थक्वेक। और लाइटनिंग, बिजली, वॉल्केनिक इरप्शन, इन सभी का रीज़न क्या है? फॉरेस्ट में फायर क्यों लग जाता है? फॉरेस्ट फायर आपको लगेगा कि चलो उधर कोई इंसान नहीं रहते, लेकिन पूरे प्लांट जल जाएगा और उसमें जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह है उनका जान चला जाता है, और इस तरह बहुत ही ज़्यादा, और पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। नाउ इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया, जैसे मेला वगैरह लगा हुआ रहता है, फेयर, ऐसे जगह में एट ए टाइम कम एरिया में बहुत सारे पब्लिक जमा हो जाता है। इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वो भी इन अ लिमिटेड एरिया, वहाँ पर भी बहुत बड़ा डिसास्टर हो सकता है, जैसा स्टैम्पीड है, यानी धक्का धुक्की हो जाता है, कोई पैनिक हो जाने पे, भाग दौड़ करने पे एक दूसरे के ऊपर से कोई भाग कर जा सकता है, और इस तरह भी लोगों का जान गंवा सकते हैं, जा सकते हैं। रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शन बराबर, बिल्डिंगें वगैरह कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं करने की वजह से बिल्डिंग गिर सकता है, बराबर शेक हो सकता है, और कोलैप्स होकर बहुत सारे लोगों का जान जा सकता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, हम जो पोल्यूशन वगैरह करने की वजह से पूरे एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में इम्बैलेंस हो जाता है। यानी जब नेचर बने थे तो सभी नेचर के हर एक पार्ट, जो पार्ट्स है, हर एक सेक्शन से वो एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में था, सब कुछ बैलेंस थे। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और इवन एटमॉस्फेयर में जो एयर का अलग अलग काइंड ऑफ गैसेस का कंटेंट, ये सब कुछ एक प्रोपोर्शन में था। लेकिन कंटिन्यू जो एक्शंस हमारा होता है, बहुत सारे पोल्यूशन जो क्रिएट होता है, इस वजह से ये बैलेंस टूट गया हुआ है। समझो फॉर एग्जाम्पल, एक करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन, एक करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक करेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा हर एक गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रॉपर प्रोपोर्शन में था। लेकिन अभी वो जो प्रोपोर्शन में चेंजेस आया है, और ये चेंजेस पूरे एनवायरनमेंट का बैलेंस को, एनवायरनमेंट का जो लेवल है उसको बिगाड़ देते हैं, और ये जो इम्बैलेंस लिविंग वर्ल्ड को असर करते हैं, यानी लाइफ, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, सभी को बुरा असर करते हैं। और ये भी एक डिसास्टर ही हुआ। और नेक्स्ट है टेररिज्म। यू नो टेररिज्म क्या होता है? ये इंसान जब अपने आपे खो देते हैं या दूसरों का जान लेने में परवाह नहीं करते हैं, तो
ऐसा जब सिचुएशन आता है और अपने सिली रीज़न के वजह से पूरे पब्लिक का, पूरे सोसाइटी का, पूरे देश का पूरा तबाही करने के लिए निकल पड़ता है, दैट इज़ टेररिज्म। रायट्स, वो भी छोटा मोटा टेररिज्म जैसे हुआ, लड़ाई, दंगा, क्राइम्स करते हैं लोग, ये सब रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोशन। और ये जो टेररिज्म, रायट, क्राइम, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाकर? बॉम्ब एक्सप्लोशन। उन लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बॉम्ब फोड़ देते हैं और असॉल्ट्स होते हैं, बहुत ही लड़ाई वार कर देते हैं, फायर, आग लगाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, एक्सेट्रा। ये सभी डिसास्टर्स है। वाई दिस काइंड ऑफ डिसास्टर अकर? We are going to see in this lesson. Disasters are of two main kinds. दो तरीके के डिसास्टर्स होते हैं, एक मैन मेड डिसास्टर और दूसरा नेचुरल डिसास्टर। मैन मेड डिसास्टर क्या होता है? जो डिसास्टर का वजह इंसान है, इंसान अपने हरकतों से जो डिसास्टर क्रिएट करते हैं वो मैन मेड डिसास्टर है। जैसे अभी कोई एक्सप्लोशन, बॉम्ब एक्सप्लोशन किया, कोई जगह में किसी ने आग लगाया, बराबर, कोई गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी मतलब ट्रेन आ रही थी और ट्रेन के पटरी में कुछ पटरी को बिगाड़ कर रखे और पर्पसली जानबूझकर वो एक्सीडेंट क्रिएट किया, तो ये सब मैन मेड डिसास्टर हुआ। लेकिन उस जगह में फ्लड आया, सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, ये सब इंसान बनाते नहीं हैं, इंसान के हाथों के हरकतों की वजह से नहीं है, तो ये नेचुरल डिसास्टर्स हुआ। सो क्लासिफाई द फॉलोइंग डिसास्टर्स एज मैन मेड और नेचुरल। नीचे कुछ डिसास्टर दिए हैं, मैन मेड डिसास्टर और नेचुरल डिसास्टर में इसको क्लासिफाई करना है। यहाँ पर दिया हुआ है फायर। फायर एक हो सकता है मैन मेड डिसास्टर भी या नेचुरल भी हो सकता है। जंगल में आग लग जाना, कोई झाड़ के जो टहनियाँ, ब्रांचेस घसने पर आग लग सकता है, तो ये नेचुरल डिसास्टर हुआ। अगर सपोज जंगल से कोई गुजरे और कोई व्यक्ति कुछ चिंगारी जाने अनजाने में छोड़ दिए और उसके वजह से आग लग गए, तो वो एक मैन मेड डिसास्टर हुआ। और दूसरा अर्थक्वेक, नेचुरल डिसास्टर में आएगा। लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस, केमिकल गैस लीक होना, इट इज़ मैन मेड डिसास्टर। स्टॉर्म्स, तूफान, नेचुरल डिसास्टर। फ्लड, नेचुरल डिसास्टर। सुनामी, natural disaster. Bomb explosion, it is 100% man-made disaster. Collapse of a building, बिल्डिंग का कोलैप्स, अगर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल सही नहीं लगाया, लो क्वालिटी का लगाया, तो क्या होगा? वो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। सच कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग इज मैन मेड, बट अर्थक्वेक वगैरह कुछ होने पे बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ नेचुरल डिसास्टर। वॉर मैन मेड डिसास्टर है। फॉरेस्ट फायर आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो ये सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसास्टर्स हुआ। सो वन वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ सेपरेटली। फर्स्ट वन है अर्थक्वेक। मूवमेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। अर्थ के इंटीरियर एरिया में, अर्थ के नीचे जो मिट्टी मिट्टी आगे आगे हम जाते जाओगे, नीचे नीचे जाओगे, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स आपको दिखाई देगा। जैसा अभी समझो कि आपने एक अनियन को काटा, तो उसका जो अंदर पूरे एक एक लेयर बाय लेयर है, बराबर, डीप इनसाइड तक। इसी तरह अर्थ में भी लेयर्स होते हैं। अर्थ में से जैसे जैसे अंदर अंदर अर्थ के अंदर अंदर जाते जाते लेयर्स मिलते हैं, तो ये लेयर्स के बीच में छोटे मोटे मूवमेंट्स होते हैं। तो ये मूवमेंट्स की वजह से बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होता है। एंड दिस कॉजेस सीस्मिक वेव्स। ये एनर्जी का जो ट्रैवल होता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, अर्थ के अंदर, उसे सीस्मिक वेव्स कहते हैं, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। वेव के तरीके से, वेव के रूप में ये एनर्जी एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में ट्रैवल करता है अर्थ के अंदर, और इसका रिजल्ट हो जाता है अर्थ का सरफेस ट्रेमर होना। ट्रेमर यानी झटका होना, बहुत बहुत बड़ा शेकिंग होना। ट्रेमर्स, शेकिंग, कभी कभी कोई एरिया क्रैकअप हो जाता है, मतलब फट जाता है। तो ये सब इस सीस्मिक वेव्स के वजह से हैं। सच वाइब्रेशंस और क्वेकिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक। ऐसा जो वाइब्रेशन होता है अर्थ के
क्रस्ट में, क्रस्ट क्या होता है, जो एरिया में हम रहते हैं, अर्थ का ऊपर का हिस्सा, दैट इज़ क्रस्ट, जहाँ पर प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग रहते हैं, जो सब कुछ है, जो गाड़ियाँ हैं, रोड है, ये सब कुछ अर्थ के क्रस्ट पे है। तो अर्थ का क्रस्ट में वाइब्रेशन या क्वेकिंग होता है एंड इट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक. It is believed that besides other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead to earthquakes. ऐसा बिलीव करता है कि मैन मेड कॉज भी, अभी एक कॉज जो नेचुरल कॉज है हमने देखा, अर्थ के अंदर का लेयर्स में जो मूवमेंट होता है और एनर्जी ट्रैवल होता है, उस वजह से अर्थक्वेक होता है. पर और भी कॉसेस होता है, जैसे मैन मेड कॉसेस है वो माइनिंग, मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए, कोयला वगैरह निकालने के लिए, अलग अलग ऐसे रीजन्स के लिए हम माइन बनाते हैं. माइन मीन्स बहुत हिंदी में बोलते हैं खान, जैसे स्टोन क्वेरी वगैरह होता है, जो अर्थ को काफ़ी डीप इनसाइड तक खोदते हैं अलग अलग मिनरल्स ढूंढने के लिए. तो वो भी बहुत ही हाई पावर के मशीन्स को रखकर, तो उसे माइनिंग कहते हैं. तो माइनिंग की वजह से और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम वगैरह बनाने का कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, उस वजह से भी अर्थक्वेक होता है, ऐसा देयर इज बिलीफ. नाउ वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक होने पर क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है, उसका नतीजा क्या क्या है. डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, एक देश के या कोई एक जगह का अच्छे रनिंग के लिए, यानी सब काम स्मूथली होने के लिए कुछ एसेंशियल एमिनिटीज़ के, कुछ एसेंशियल सर्विसेज और कुछ एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोड्स है, रेलवेज है, बिल्डिंग्स भी है, ब्रिजेस, ये सब के बिना तो एक देश का पूरा काम स्मूथली नहीं हो पाता. तो वो सभी स्ट्रक्चर्स को, वो सभी फैसिलिटीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. तो वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थ के वजह से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या क्या है करके. नाउ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स. और अर्थक्वेक होने से रिवर का फ्लो का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रिवर बह रहे थे या बह रही थी अर्थक्वेक के पहले, वो डायरेक्शन बदल सकता है. अनदर वन, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जान का बहुत बड़ा नुकसान, बहुत सारे लोगों का जान जा सकता है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है. द नेक्स्ट calamity or next disaster is flood. A frequently occurring natural disaster in all parts of the world is floods. ज़्यादातर दुनिया के हर जगह में frequently occurring, बार बार आने वाला एक डिसास्टर है flood. Due to excessive rains in the same place, a river overflows its banks, causing a flood. Bank, river bank means नदी किनारा. एक्सेसिव रेन की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हो जाता है, रिवर ओवरफ्लो होता है, यानी नदी में पानी भरकर किनारे से पार होकर बाहर निकलता है. द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज़ फॉल्स शॉर्ट. वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जो एक्सेसिव वाटर है या गटर का पानी वगैरह है, जो उसको फ्लो होने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है, गटर का सिस्टम बनाया हुआ है, चैनल्स बनाया हुआ है, बराबर. तो ये गटर पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, कम पड़ जाता है इतना पानी को एट ए टाइम बहने के लिए. कभी ऐसा होता है व्हेन देयर इज़ हेवी रेनफॉल रिजल्टिंग इन चॉकिंग ऑफ गटर्स. उस वजह से गटर चॉकअप हो जाता है, इतना पानी हो जाता है कि गटर में स्पेस नहीं होता उसको फ्लो होने के लिए, और ऊपर से जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल से गटर को चॉकअप कर देते हैं और पूरे ड्रेनेज लाइंस वर्क करने लायक नहीं रहता है, फिर उतना पानी जा नहीं पाता है. सो वाटर ओवरफ्लोज ऑन द रोड्स. तो ये गटर में से वगैरह पानी रोड पे पहुंच जाता है, और बाद में क्या होगा, आगे आगे जाते जाते सराउंडिंग एरियाज, आसपास के एरिया में पहुंच जाते हैं, एंड इवन एंडर्स नियर बाय हाउसेस, आसपास के घरों में भी पहुंच जाते हैं. अभी इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का इफ़ेक्ट क्या क्या है. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एक सडन फ्लड का अटैक होने पर कोई कुछ नहीं कर पाते, बस पानी में डूब सकते हैं, बराबर. तो बहुत सारे लोगों का जान जा सकता, एंड इवन प्रॉपर्टी कैन बी डिस्ट्रॉयड. सोइल इरोशन. अर्थ के ऊपरी हिस्से में, सरफेस में जो सोइल है, बहुत ही फर्टाइल सोइल होता है प्लांट्स को वगैरह बढ़ने के लिए, वो सोइल पूरा निकल कर बहकर चले जाते हैं, जिस वजह से बचा कुचा जो धरती है वो इनफर्टाइल बन जाते हैं, मीन्स उपजाऊ नहीं रहते हैं, प्लांट्स को बढ़ने का लायक नहीं रहता है. तो दैट इज सोइल इरोशन. डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स. खेती में जो तैयार क्रॉप्स हैं, खेती में
प्रिपेयर्ड क्रॉप्स जो है, अनाज उगने वाले झाड़ है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि खेती पूरा पानी से भर जाता है और क्रॉप्स सड़ जाते हैं. आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स लाइक spread of diseases and epidemics affecting the health of the people. तो आफ्टर इफेक्ट यानी ये फ्लड आने के बाद का जो असर, जैसे फ्लड आया, फ्लड आने पे बहुत सारे प्लांट्स गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं मिट्टी में गिर के, और एनिमल्स मर जाते हैं डूबकर, और वो सब इतना क्लीन अप नहीं हो पाता है, उधर ही रहकर सड़ जाते हैं. तो ये सभी की वजह से क्या होगा, इवन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर रहकर मिट्टी में सड़ के उधर का उधर ही पड़ा रहता है. तो क्या होगा, बीमारियां फैल जाते हैं. मॉस्किटो को ब्रीड होने के लिए बहुत चांसेस मिलता है, तो मॉस्किटो के ज़रिए भी बीमारियां फैलते हैं. एपिडेमिक, कॉलरा, मलेरिया जैसे एपिडेमिक फैल जाते हैं. तो ये भी बहुत ही एक खतरनाक असर है जो ह्यूमन हेल्थ को असर करता है. नाउ स्टॉर्म्स मतलब तूफान. The formation of high and low air pressure belts in the atmosphere causes changes in the weather resulting in strong winds or storms. Wind होता ही किस वजह से, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है कम ज़्यादा होने की वजह से. तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बदलते रहता है मौसम के हिसाब से, तो इस वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर का एयर का प्रेशर भी चेंज हो जाता है. कभी कभी बहुत ही हाई प्रेशर हो जाते हैं तो कोई जगह में लो प्रेशर हो जाता है. तो वैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया जो होते हैं उसको हाई प्रेशर बेल्ट या फिर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं. इस वजह से क्लाइमेट में या वेदर में चेंजेस आ जाता है, और जिस वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब बहुत ही तेज हवा या तूफान हो सकता है. ये भी बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है. इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स का क्या असर है, स्टॉर्म होने पर क्या डैमेजेस होता है. ग्रेट डैमेज इन स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन. स्टॉर्म जो एरिया में अफेक्ट करते हैं बहुत ही बड़े बड़े डैमेज, कभी कभी घर का छत वगैरह उड़ा कर ले जाते हैं और बड़े बड़े पेड़ को गिरा देते हैं. समझो पेड़ वगैरह कोई लोगों के ऊपर गिरा, कोई गाड़ियों के ऊपर गिरा, कोई घर के ऊपर गिरा, वो भी बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट करता है, ट्रैफिक वगैरह ब्लॉक कर सकता है. ट्रेमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत सारे लॉस हो सकता है लाइफ और प्रॉपर्टी के. डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई. कभी समझो इलेक्ट्रिक के जो वायर्स वगैरह टूट गया स्टॉर्म्स की वजह से, तो काफ़ी टाइम तक इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी उसमें रुकावट आ जाएगी. डिस्टर्ब ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. मैंने ऑलरेडी बताया, ट्रांसपोर्ट यानी रोड वगैरह ब्लॉक होने की वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ टाइम के लिए बंद हो सकता है. और कम्युनिकेशन मतलब समझो कि कभी अभी तो ज़्यादातर तो टेलीफोन वायर सब अंडरग्राउंड होता है, पहले ऊपर से भी होता था, और ऐसे अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में भी रुकावटें आ सकती हैं. Forest fires. A forest fire is an uncontrolled fire in a forest, pasture, or grassland due to natural or man-made causes. Forest fire means अचानक होने वाला, वो भी कंट्रोल नहीं. एक बार लग गया तो फिर उसको बुझाना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है. वो फायर को कहते हैं, अनकंट्रोल्ड फायर को कहते हैं फॉरेस्ट फायर. कभी कभी फॉरेस्ट में होता है तो कभी पैस्चर्स मीन्स ग्रासलैंड, हरे भरे जो घास का एरिया जो फैला हुआ एरिया रहता है उसे ग्रासलैंड्स कहते हैं. तो यहाँ पर आग लग जाती है, कभी कभी नेचुरल रीज़न की वजह से, जैसे कि पहले ही आपको बताया मैंने कि कोई ट्री का जो ट्रंक से या ट्री का ब्रांच से आपस में घसने की वजह से, टकराने की वजह से उधर स्पार्क होते हैं, वो स्पार्क की वजह से हो गया हुआ रहता, तो नेचुरल हो गया. और मैन मेड कॉजेस मीन्स गलती से कभी किसी ने या जानबूझकर या जाने अनजाने में कभी भी कोई स्पार्क किधर छोड़ दिया, थोड़ा सा आग छोड़ दिया कहीं, और कोई इवन एक सिगरेट का भी स्पार्क इनफ हो जाता है बड़े बड़े आग लगने जाने के लिए, तो वैसा कुछ हो जाता है तो वो मैन मेड कॉज हुआ. फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रेमेंडस स्पीड. और ये फॉरेस्ट फायर एक बार आग लग गई तो बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ते रहता है. इसका इफेक्ट्स क्या क्या है. Effects of forest fire: great damage to the natural health and biodiversity. Natural wealth, sorry, not natural health, natural wealth. Forest is a nature's wealth. तो नेचुरल वेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको सबको बहुत डैमेज होएगा, जान जाएगा. पोल्यूशन ऑफ एयर. और ये फायर का धुओं की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, और प्लांट वगैरह जलकर नीचे ज़मीन में गिरने से
लैंड भी पोल्यूट हो जाता है. एंड हियर यू आर आस्क्ड सम क्वेश्चंस. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास एट प्रेजेंट? आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 70, 80 या मोर? What would happen if 5 times this number sat in your class? आप जस्ट इमेजिन करो, आपके क्लास में अब जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स है उसके कुछ 5 गुना ज़्यादा, 5 टाइम्स मोर या 6 टाइम्स मोर बच्चों को आपके क्लास में भर दिया तो what kind of disaster can occur in such an extremely crowded space? यस, क्या होगा? धक्का धुक्की होंगे, कोई गिरेगा नीचे, गिरे हुए लोगों के ऊपर से कोई चल सकता है ना, और सफोकेशन होगा. सो सच अ डिसास्टर इज कॉल्ड स्टैम्पीड. क्या बोलते हैं उसको? स्टैम्पीड. डिसास्टर मैनेजमेंट. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिसास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड. कम्युनिटी में रहने वाले लोगों का आपस का पार्टिसिपेशन, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना, और डिसास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों बात बहुत ही एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है. टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिसास्टर. एक तो डिसास्टर आने से रोकना, उसके लिए कुछ कदम उठाओ. मेकिंग प्लान्स टू फेस डिसास्टर्स. सपोज इट कांट बी कंट्रोल्ड और इट कांट बी प्रिवेंटेड, देन वी हैव टू मेक सम प्लान्स टू फेस द डिसास्टर. अगर डिसास्टर को हम रोक नहीं सकते तो जब डिसास्टर होगा तो उसे किस तरह हम क्या बोलते हैं उसको फेस किस तरह करें, उसको कैसा, उसका असर को कम कैसा करें, इसका प्लान बनाना. एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट, और पूरे पब्लिक के अंदर उसके लिए कैपेसिटी डेवलप करना, या गवर्नमेंट को भी, या इसको कंट्रोल करने वाले जो मैनेजमेंट लोग हैं उन लोग अपना कैपेसिटी बढ़ाना. ऑल दिस आर डिसास्टर मैनेजमेंट. सो एक डिसास्टर को पॉसिबल है तो रोकना, अगर नहीं पॉसिबल है रोकना तो उसको फेस किस तरह करना, उसका प्लानिंग करना, और वो प्लानिंग के हिसाब से काम को कैसा लागू करने का उसका कैपेसिटी बढ़ाना. ऑल दीज थिंग्स आर टुगेदर कॉल्ड डिसास्टर मैनेजमेंट. टू प्रिवेंट और रिड्यूस डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल और मैन मेड डिसास्टर्स, इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. सडनली एक डिसास्टर आया, वो डिसास्टर होने के बाद उसको उसमें से बचने के लिए पैनिक होकर यहाँ वहाँ भागने से अच्छा, अगर कोई एरिया में उस तरीके का डिसास्टर कंटिन्यूसली हो रहा है तो प्रायर मतलब पहले से ही उसको प्लानिंग करके रखो, मैनेजमेंट का सब सिस्टम क्लियर करके रखो. इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या करना है वो सभी प्रॉपर मैनेजमेंट अगर होगा तो डिसास्टर में से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं. सो फॉर दैट इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल. इंस्टीट्यूट एट वर्क. नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005. 2005 में डिसास्टर के लिए प्लानिंग करना, डिसास्टर मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन, एक अथॉरिटी बनाया. दैट द नेम ऑफ दैट अथॉरिटी इज़ द नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. 2005 में ये एस्टैब्लिश हुआ. इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट वर्क. Now always remember, during a disaster, helping and supporting each other is our moral responsibility. अगर किया नहीं तो कोई किसी का कुछ नहीं बुरा करता है, कोई पुलिस नहीं पकड़ेंगे किसी का हेल्प नहीं किया तो, बट इट इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक इंसान होने के नाते हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ड्यूरिंग अ डिसास्टर. कभी कोई भी किस्म का एक डिसास्टर हुआ, यू हैव टू हेल्प ईच अदर, यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर. हियर कॉन्टैक्ट देम फॉर डिसास्टर मैनेजमेंट. आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. कोई भी किस्म का डिसास्टर होता है तो आपको इनमें से जो नंबर का हेल्प चाहिए, जो सेक्शन का हेल्प चाहिए, वो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है. पुलिस का नंबर है 100, फायर ब्रिगेड का नंबर है 101, एम्बुलेंस का नंबर 102 और डिसास्टर मैनेजमेंट सेल का नंबर 108. रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स. अभी रेमेडीज़ क्या क्या है, दैट मीन्स इससे बचाव और रोकने का, और प्रॉब्लम हो गया तो उसमें से बचना, कम आउट होना, उसमें से बाहर निकलना, उसके लिए क्या क्या मेजर्स है. लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल और मैन मेड डिसास्टर. देखते हैं कि एक नेचुरल डिसास्टर या एक मैन मेड डिसास्टर होने से पहले बिफोर क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकता है, या वो जब हो रहा है तब क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हम हमारा जान और हमारे अपनों का जान, प्रॉपर्टी वगैरह बचा सकते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज़ एंड बुलेटिन्स। कहीं भी हमारे देश के आसपास में कुछ ऐसे इश्यूज हो रहा है, आपको पता चलता है तो कीप वॉचिंग टीवी, रेडियो का न्यूज़, टीवी न्यूज़, बुलेटिन्स वगैरह टीवी में न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ बुलेटिन, उसको देखते रहो तो आपको सिचुएशन का एक अंदाज़ा मिल जाता है। यूज़ बैटरी ऑपरेटेड रेडियोस एंड मोबाइल्स। मोबाइल और रेडियो वो यूज़ करो जो बैटरी से चल सके, क्योंकि कुछ डिसास्टर्स होने पर अचानक इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट यूज़ करने वाले डिवाइसेस से तो काम करना बंद हो जाएगा। इसके लिए बैटरी ऑपरेटेड रेडियो मोबाइल यूज़ करो। हीड द वार्निंग्स इश्यूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट के ज़रिए हमें मौसम का हालचाल पता चलता है, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, उस डिपार्टमेंट ने अगर कुछ भी वार्निंग दिया हो तो उसको हीड करो, उसको ध्यान से सुनो और उसको फॉलो करो। यूज़ द वेबसाइट www.imd.gov.in। ये जो वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, ये वेबसाइट का यूज़ करो टू गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी काइंड ऑफ डिसास्टर। Landslides occur in hilly areas due to a cloud burst or heavy rains. क्लाउड बर्स्ट हुआ यानी अचानक पूरे क्लाउड सब जमा होकर बिल्कुल थोड़ा भी थमे बिना, कोई कंट्रोल नहीं, ऐसा बारिश गिरना, उसको क्लाउड बर्स्ट और हेवी रेन्स कहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में हिली एरिया में, पहाड़ी रीजन में हो सकता है लैंडस्लाइड हो। लैंड ज़मीन अचानक कुछ एरिया घिसके निकल जाता है और पानी के साथ या ज़मीन का बहुत बड़े बड़े मास एरियाज निकल कर बहने लग जाते हैं बहुत ही फोर्स में, अलॉन्ग विथ सम वाटर ऑल्सो। बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी वगैरह, ये जाते जाते जितने भी एरिया उसको सबको क्लीन करके यानी सबको लेकर निकल जाता है। इवन द हाउसेस, बिग ट्रीज, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, दोज हू कम अक्रॉस देयर वे, उनके रास्ते में जो आता है, एवरीथिंग विल बी वॉश्ड ऑफ, सब कुछ निकल जाता है इसके साथ, और देयर विल बी अ हाई लॉस, वेरी हेवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ऐसा ज़्यादातर होता है हिली रीजन्स में। ऑन सच ओकेशंस डू नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ अ हिल। ऐसा सिचुएशन में कभी भी अगर हेवी रेन वगैरह होते टाइम हिली रीजन्स के नीचे का एरिया में यानी हिल के लोअर पार्ट में कभी रहना नहीं। During floods, do not linger in houses or areas on river banks. लिंगर मीन्स कोई एक जगह से जाने से इनकार करना, रिलेक्टिंग टू गो या रिलेक्टिंग टू मूव फ्रॉम सम प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड लिंगर। तो फ्लड के टाइम, फ्लड मीन्स बाढ़ आते वक्त ऐसा घरों में या एरिया में नहीं रहना जो रिवर बैंक में है, नदी किनारे है। सीक शेल्टर इन अदर सेफ प्लेसेस। ज़्यादा बाढ़ ऊपर आने से पहले, पानी ज़्यादा चढ़ने से पहले नदी के किनारे में रहने वाले लोग क्या करना चाहिए, कोई दूसरे जगह में जो सेफ प्लेस है वहाँ पर शेल्टर ले लेनी चाहिए। मूव टू सेफ प्लेसेस एट अ हायर ग्रेटर हाइट। ज़्यादा ऊंचा वाला जगह में शेल्टर लेना चाहिए, रहने जाना चाहिए। डू नॉट स्टेप इन टू वाटर करंट्स। वाटर करंट मतलब बहुत ही स्पीड में बहने वाली पानी, पानी के तेज बहाव में पैर नहीं रखना, या मतलब निकलना नहीं। एंड ड्राइव अ व्हीकल इनटू देम, और बहता हुआ या तेज बहता हुआ पानी में व्हीकल ड्राइव भी करना नहीं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रोड्स स्प्लिट ओपन, द ग्राउंड क्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स गेट अपरूटेड। तो अर्थक्वेक के टाइम पे ये सभी कुछ हो सकता है। रोड क्या हो सकता है, टूट सकता है, स्प्लिट इनटू ओपन मतलब चीर गिर सकता है, और कुछ रोड का ऐसा जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसा निकल जा सकता है, और ग्राउंड क्रैक हो सकता है, रेलवे ट्रैक वगैरह निकल सकते हैं। Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is safe further on. So, बाढ़ वगैरह आने के टाइम में घर से कहीं और जाने से पहले ये पता कर लेना कि जो एरिया में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर रोड सब सेफ है या नहीं। नेक्स्ट, टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स एज दे प्रोवाइड मेडिसिन्स, फूड पैकेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड एक्सेट्रा। तो यहाँ वहाँ शेल्टर लेने से अच्छा जो रिलीफ कैंप बनाया हुआ है, रिलीफ कैंप वो प्लेस होता है जहाँ पर जो डिसास्टर से
जो डिसास्टर के जो विक्टिम्स होते हैं यानी डिसास्टर से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए जो एरिया बनाया हुआ है वो एरिया में ऐसा कैंप सेंटर बनाया हुआ रहता है, वहाँ पर जाकर शेल्टर ले सकते हो, जहाँ पर आपको ज़रूरत के मेडिसिन भी मिल जाते हैं, फूड पैकेट में फूड भी टाइम टू टाइम मिल जाता है, पानी का पीने का पानी और फर्स्ट एड सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल जाता है। To get protection from fire, use fire extinguishers in public places like schools, hospitals, railway station, etc. तो फायर कभी भी फायर हो सकता है, तो आग लगने से बचने के लिए पहले से ही फायर एक्सटिंग्विशर्स फिट कर लेना चाहिए, ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस में, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन से, यहाँ पर सब फायर एक्सटिंग्विशर जो बॉक्स में रेड कलर का जो बॉक्स है उसमें मिलता है वो लगा देना चाहिए। यहाँ इमेजेस दिया हुआ है, देखो एक रिलीफ कैंप है जहाँ पर जो अफेक्टेड लोग हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दे रहा है, और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है जिससे फायर बुझा सकते हैं। यहाँ पर देखो अर्थक्वेक के टाइम पे कैसा शेल्टर लेना चाहिए, बराबर। ये सभी जो दिस आर द प्रिवेंटिव मेजर्स और दिस आर द रिमेडियल मेजर्स, नॉट प्रिवेंटिव मेजर्स, रिमेडियल मेजर्स। नाउ फर्स्ट एड। In day-to-day life, sometimes we have to face disasters or accidents of varying proportions. हमारे रेगुलर के लाइफ में बहुत सारे डिसास्टर का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी एक्सीडेंट भी कभी कभी होता है। ऑन सच ओकेशंस इट इज़ नेसेसरी टू गिव सम इमीडिएट एड इवन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट बिकम्स अवेलेबल। ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ डिसास्टर्स को फेस करना पड़ा, तो कुछ छोटे मोटे चोट लग गई, ऐसा कुछ भी होने पर हॉस्पिटल में पहुंचना टाइम लग जाता है। तो उससे पहले हमारे जान को बचाने के लिए कुछ स्टार्टिंग का कुछ प्रोसीजर हमें करना पड़ता है, कुछ फर्स्ट एड, ऐसा कुछ नेसेसरी स्टेप्स जो हमें उठाना है जिसके वजह से हॉस्पिटल पहुंचने तक तो हमारा जान बचाए रहे और या फिर हमारा जो तकलीफ़ें हैं थोड़ा कम हो जाए। तो वैसा जो स्टेप्स हम उठाते हैं उसे, वैसा जो सिंपल ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट एड। So here we are going to see some first aid in different situations. If suppose you have external bleeding, मतलब कहीं चोट लग गया या कुछ भी हुआ और हमारे बॉडी के कोई पार्ट में से ब्लड निकल रहा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो, एक्सटर्नल मीन्स बॉडी के बाहरी हिस्से से। If a person is bleeding, first make him sit or lie down comfortably. अगर एक व्यक्ति के बॉडी से चोट वगैरह लगकर बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक हिम सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली, उन्हें आरामदायक तरीके से बिठा दो या फिर नीचे लेटा दो। कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबव द लेवल ऑफ हार्ट। और जो अभी सपोज पैर में है या हाथ में कोई भी पार्ट में ब्लीडिंग हो तो उस पार्ट को हमारे हार्ट के लेवल से, दैट मीन्स हमारे चेस्ट के लेवल से ऊपर रखो। इससे क्या होगा, ब्लीडिंग थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमारे हार्ट से फोर्सफुली पंप होकर ब्लड बाहर आता है, यानी ब्लड वेसल्स में आते हैं। तो वो लोअर एरिया में रहेगा तो वो फोर्स बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होगा। अगर हार्ट के हायर एरिया में रहेगा तो फोर्स थोड़ा कम असर होगा, तो ब्लीडिंग थोड़ा कम हो सकता है। एंड क्लीन इट विथ वाटर। जो वुंड है, जो घाव है, उसे पानी से, साफ पानी से क्लीन करो। सेकेंड इज बर्न्स एंड स्कैल्स। बर्न्स भी एक्चुअली बर्निंग होना, जलना है, स्कैल्स भी जलना है, लेकिन बर्न और स्कैल्ड में फ़र्क क्या है। अगर समझो स्त्री जैसे कोई चीज़ जो सूखा जो एरिया है या सूखा ड्राई सोर्स ऑफ बर्निंग, कुछ ऐसा चीज़ पे लग के अगर बर्निंग होता है तो दैट इज़ बर्न। और गिल्ला जो चीज़ें हैं जैसे गर्म पानी वगैरह गिरा, ऐसा जो होता है वो बर्निंग को स्कैल्ड कहते हैं। माइनर बर्न भी होता है, सीरियस बर्न्स भी होता है। सो माइनर बर्न में हम क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं। द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर और हेल्ड अंडर वाटर। पहला पॉइंट, जो जगह में हमें बर्निंग हुआ उस जगह को क्या करना है, इट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर, पानी से धो लो या फिर पानी के नीचे पकड़ कर रखो। और गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक। जो विक्टिम है यानी जिसको जिसका बॉडी जला, दैट इज़ द विक्टिम यानी शिकार, उन्हें क्या करो, ड्रिंकिंग पीने के लिए वाटर दो, बहुत सारे पानी पीने दो। क्लीन द वोन्स यूजिंग अ कॉटन स्वैब सॉक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मीन्स जैसा डेटॉल, सेवलॉन वगैरह, जिसका वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसे कहते हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो वुंड को अगर घाव हो गया है बर्न होकर तो उस वुंड को कॉटन स्वैब यानी कॉटन थोड़ा सा गोल करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में सॉकिंग करके यानी उसमें डुबाकर
थोड़ा स्क्वीज करने के बाद उसे स्लोली वुंड को क्लीन करो। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स, कोई भी चिपचिपी ऑइंटमेंट जो होता है, ऑयली ऑइंटमेंट कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। कवर वुंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग्स, यानी ड्राई ड्रेसिंग के लिए क्लॉथ आता है मेडिकल स्टोर में, वैसा ड्राई क्लॉथ से वुंड को कवर करना है। नाउ सीरियस बर्न अगर होगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गिव इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि सीरियस बर्न होने पे लोग मतलब जिनको भी अगर हुआ तो क्या होगा, वो साइकोलॉजिकली कम्प्लीटली वो एकदम डाउन हो जाता है, तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना है, डर जाते हैं विक्टिम। कवर द वुंड्स विथ स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ, स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ वी विल बी अवेलेबल इट इज़ अवेलेबल इन मेडिकल स्टोर। स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ यानी जो जिसमें कोई क्या बोलते हैं इम्प्योरिटी कुछ नहीं रहता है, वैसा क्लॉथ से कवर करना है। रिमूव ज्वेलरी, जो कोई भी ज्वेलरी उन्होंने पहने रखे हैं वो सब निकालना है, शूज़ वगैरह जो कुछ भी है, इफ़ इजीली पॉसिबल, अगर आसानी से निकाल सकता है तो। लेकिन ये ज्वेलरी पहने हुए जगह, शूज़ पहने हुए जगह में ऑलरेडी बर्न हो चुका हुआ है तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू रिमूव इट, बिकॉज वो इंजरी और ज़्यादा हार्श करेंगे, ज़्यादा वर्स कर देंगे। डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, ब्लिस्टर आता है यानी बर्निंग होने पर फूके आता है, ऐसा फुगा जैसा स्किन ब्लिस्टर होता है, स्किन में ऐसा जैसे चिकन बॉक्स में ऐसा स्किन के ऊपर ऐसा फुके आता है फोड़ी जैसा, तो वो फोड़ियों को फोड़ना नहीं, ब्लिस्टर्स को फोड़ना नहीं। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट, ये तो पहले भी हमने देखा। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ इट इज स्टक टू द बर्न्ड स्किन, अगर जो उन्होंने पहने हुए कपड़े हैं अगर बदन से पूरे एकदम चिपक गया है जलने की वजह से, सो डोंट ट्राई टू रिमूव इट। इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, अगर पेशेंट को होश है, गिव वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी दो, बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स, लेकिन पानी ही पिलाना है, चाय कॉफ़ी या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा कोई चीज़ नहीं पिलाना है। गेट मेडिकल एड एट वंस, एड मीन्स हेल्प, ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए, मेडिकल हेल्प देना चाहिए, यानी हॉस्पिटल में ले जाकर हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। थर्ड वन, सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक एक्चुअली क्या होता है, जब कंटिन्यूसली बहुत ही हॉट सन में बहुत देर तक कुछ काम कर लेते हैं या वॉकिंग वगैरह कर लेते हैं तो बॉडी का पूरे वाटर, बॉडी में जितने भी पानी का कंटेंट था वो चला जाता है और बॉडी के अंदर से मिनरल्स भी चला जाता है और हमें इतने वीकनेस लग जाता है कि जैसे समझो कि बहुत एनर्जी बॉडी से चला गया हो, और उससे हेडेक, टेम्परेचर राइज होता है, कभी अनकॉन्शियसनेस भी होता है और बेहोश होके नीचे गिर सकते हैं या पूरे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि आगे क्या करना है, और गिडीनेस यानी चक्कर आने का, ऐसा सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, तो उसे सनस्ट्रोक कहते हैं। When we work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason for sunstroke. So sunstroke का ये वजह होता है। आपने ऐड देखा होगा ग्लूकॉन डी का वगैरह, एक ऐड में देखो एक बच्चा चलते चलते जाते जा रहा है और ऊपर से सन उसके सर के अंदर से कुछ चीज़ें पीते जा रहा है वाटर जैसा, है ना। मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ द हॉट सन, बहुत ही ज़्यादा गर्म की वजह से हमारे बॉडी से एनर्जी, वाटर का कंटेंट, मिनरल्स वगैरह लूज हो सकता है, चला जा सकता है। तो इसके लिए रिमेडियल मेशर्स, क्या क्या रेमेडियल मेशर्स है, यानी क्या क्या बचाव हो सकता है। टेक द पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन अ शेड, अगर किसी को ऐसा सनस्ट्रोक हुआ तो सडनली उन्हें उस इंसान को एक ठंडा जगह में, हो सके तो कोई झाड़ के वगैरह छाँव में लेकर जाना चाहिए। स्पंज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से स्पंजिंग करना, स्पंजिंग मीन्स कोई कपड़े वगैरह ठंडे पानी में डुबोकर उसको स्क्वीज करने के बाद बॉडी को पूरा स्लोली पोंछ कर निकालना है। तो जैसे वो कॉटन, वो कपड़ा गर्म फील होता है, वापस से वो ठंडे पानी में डुबाना है और इस तरह पूरी बॉडी को स्पंजिंग करना है। प्लेस द क्लॉथ सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, और ठंडे पानी में डुबाया हुआ जो कपड़े हैं उस कपड़े को नेक पर, गर्दन के नीचे या गर्दन पे रख देना है कुछ देर के लिए। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड लाइक शरबत टू ड्रिंक, प्लेन वाटर होगा तो वो, और शरबत होगा तो वो ज़्यादा बेटर, वो पीने के लिए बहुत सारा देना चाहिए। इफ़ द पेशेंट फील्स लाइक वॉमिटिंग, मेक हिम लाई प्रोन, अगर वो व्यक्ति को फील होता है, वॉमिटिंग का फील होता है, उल्टी जैसा फील होता है, तो उन्हें लाई दैट पर्सन प्रोन, मतलब पेट के बल सुला देना,
एक तरफ सर रखते हुए, सर को एक साइड में करते हुए। सी प्रोन में, लाई प्रोन मीन्स क्या होता है, दैट इज ऑन इस और हर एब्डोमेन, मतलब पेट के बल लेटा देना है, विद द हेड टर्न टू वन साइड। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, जितना जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प देना है, दैट मीन्स डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंचा देना है। स्नेक बाइट, अभी सांप काटे तो ज़्यादातर तो अभी जो सिटी एरिया में सांप वगैरह ज़्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत झाड़ वगैरह एरिया है और गांव के रीजन, विलेज रीजन वगैरह, तो वहाँ पर बहुत सारे सांप आपको हमेशा रेगुलरली देखने को मिलता है। सो देर आर नियरली 2000 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स, करीब करीब 2000 तरीके के जात के स्पीशीज मतलब जात के स्नेक्स होते हैं। ऑफ दिस, उनमें से ओनली अ फ्यू लाइक कोब्रास, क्रेट्स, वाइपर्स, सी स्नेक्स आर पॉइसनस, बहुत ही कम सांप होते हैं जो पॉइसनस है, जहरीला होता है, जैसे कोबरा है, क्रेट है, वाइपर, सी स्नेक। देयरफॉर ऑल स्नेक बाइट्स आर नॉट फेटल, फेटल मीन्स जानलेवा, तो सभी स्नेक बाइट इतना खतरनाक नहीं होता, इतना उसमें इतना डेंजर नहीं रहता है, फेटल नहीं है, जानलेवा नहीं है। पर ये जो पॉइजनस स्नेक्स काटेंगे तो वो फेटल है। हाउएवर फियर कॉजेस सिवियर साइकोलॉजिकल शॉक विच कैन रिजल्ट इन डेथ, लेकिन किसी को भी अगर स्नेक काट दिया तो ये सोचने के लिए उनका मेंटालिटी नहीं रहेगा कि वो पॉइजनस स्नेक है या नहीं है। जैसे ही स्नेक काट लिया तो उनका मेंटालिटी इतना डिस्टर्ब हो जाता है, साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो साइकोलॉजिकल शॉक के वजह से ही शायद वो गुजर सकता है या मर सकते हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस अ स्नेक, अगर आपको कोई स्नेक मिला, कहीं रास्ते में जाते जाते कोई स्नेक मिला, कोई एरिया में आपको पता चला कि स्नेक है, तो कॉन्टैक्ट सर्प मित्र, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्नेक्स को पकड़ कर ले जाते हैं, तो सर्प मित्रा को कांटेक्ट करना रादर देन किलिंग द स्नेक एट वंस। लोग क्या करते हैं, स्नेक को देखते ही उसको मार डालने का कोशिश करते हैं, पर स्नेक भी इकोलॉजी का एक पार्ट है, स्नेक्स भी बहुत सारे हेल्प करते हैं एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए, तो इसके लिए स्नेक्स को मार डालने के बदले सर्प मित्रा लोगों को कांटेक्ट करना है, उन लोग जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो करेंगे। और स्नेक अगर काटा तो आपको क्या करना है, रेमेडियल मेशर्स। वॉश द वुंड विथ वाटर, सबसे पहले क्या करना है, उस वुंड को आपको पानी से धो लेना है। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को थोड़ा शांति से थोड़ा रिलीफ देना है, उनसे अच्छा से बात कर कर इमोशनली सपोर्ट देना है ताकि वो पैनिक ना हो जाए। टाई अ क्लॉथ टाइटली अबव द वुंड, ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। जहाँ पर स्नेक ने काटा, देखो अभी इधर दिखाया, तो इसके ऊपर के एरिया में कहीं भी क्या करना है आपको, इस तरह क्लॉथ को टाइटली बांधना है, बहुत टाइटली। ये किस लिए करते हैं एक्चुअली, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ ना जाए, इसके नीचे जो ब्लड आया है वो ब्लड में ऑलरेडी स्नेक का जो विष है, जो पॉइसन है, मिल गया है, वो ऊपर ऊपर जाओगे तो क्या होगा, हार्ट तक पहुंचेंगे और पूरे बॉडी में फैल जाएगा। उसको रोकने के लिए कुछ देर तक हम इस तरह कपड़े बांध कर, टाइटली बांध कर रखें, कुछ देर के लिए ये पॉइसन का फ्लो को रोक सकते हैं, तो बाकी बॉडी में फैलने से हम रोक सकते हैं। इसके लिए क्लॉथ को टाइटली बांधना है, दैट ऑल्सो अबव द वुंड। गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, लेकिन कपड़ा बांध लिया बोलकर बेफिक्र नहीं रहना है, जितना जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, दैट मीन्स डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नेक्स्ट इज डॉग बाइट, कुत्ता काटने पर, ये तो आपको रेगुलरली पता है क्योंकि आप में से भी काफ़ी लोगों को कुत्ते ने काटे होंगे। तो इन डॉग बाइट, अगर कुत्ता काट लिया तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड। कौन सा इन्फेक्शन होता है, रैबिस नाम का इन्फेक्शन, एक वायरस होता है जो कुत्ते के बॉडी में, जो रैबिस इन्फेक्टेड कुत्ता है, हम उसको बोलते हैं पागल कुत्ता, बराबर, उसके बॉडी में रहता है। जो वैसा कोई कुत्ता काटने पर वो ह्यूमन बीइंग में भी फैल जाता है वो वायरस, और अगर वो वायरस अंदर आया और कुछ दिन के लिए रुका तो क्या होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो जा सकता है। हम पैनिक हो जाता है, बहुत अलग तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं, और आफ्टर ऑल एट लास्ट क्या हो जाएगा, डेथ हो जाता है। तो इन अ डॉग बाइट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड, और ये डॉग बाइट से जो वायरस आता है वो हमारे ब्लड के पूरे ब्लड में और नर्वस सिस्टम, यानी हमारा जो बॉडी का कंट्रोल का जो सिस्टम है उसको, ब्रेन को अफेक्ट करता है। हेंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट एड कर लेने का, यानी कि वो जो वुंड है उसको साफ़ कर लेने का, और जितना जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प लेने का। और वैक्सीन, इंजेक्शन मिलता है, बराबर, 3 या 4 इंजेक्शन, पहले 14 इंजेक्शन होता था, वो भी स्टमक पे, एब्डोमेन पे होता था।
अभी लेकिन इंजेक्शन का काउंट कम है तो वो इंजेक्शन लेना पड़ता है. इट इज़ अ वैक्सीनेशन अगेंस्ट रैबीज. रिमेडियल मेजर्स क्या क्या है? वॉश द वुंड विथ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक. क्या करना है आपको? पानी में पोटेशियम परमैंगनेट, एक पर्पल कलर का छोटे छोटे दाने जैसा, शक्कर अगर पर्पल कलर का कैसे होगा वैसा कोई मटेरियल है, एक केमिकल है पोटेशियम परमैंगनेट. उसको पानी में डालने से पानी पूरा पर्पल कलर का हो जाता है. एक्चुअली इट इज़ अ एन एंटीसेप्टिक. वो एक एंटीसेप्टिक है, जिस तरह डेटॉल, सेवलॉन वगैरह है. तो पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर या फिर कुछ एंटीसेप्टिक डालकर पानी में डालकर उस पानी से वॉश करना है वुंड को अच्छा से, घाव को. कवर द वुंड विथ अ क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ. साफ और ड्राई, सूखा, बिल्कुल गीला नहीं, ऐसा कपड़े से कवर करना है वुंड को. गेट अ डॉक्टर्स हेल्प एंड एन इंजेक्शन ऑफ द एंटी रैबीज वैक्सीन. और डॉक्टर से मिलना है, मेडिसिन लेना है और एंटी रैबीज वैक्सीन का इंजेक्शन लेना है. सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड इन दिस लेसन. सडन कैलामिटी इज नॉन एज डिसास्टर. अचानक होने वाले कैलामिटी, कैलामिटी यानी हादसा, उसे डिसास्टर कहते हैं. डिसास्टर्स कैन बी मैन मेड और नेचुरल. अलर्टनेस एंड इमीडिएट एक्शन आर नेसेसरी ऑन सच ओकेजन. अलर्टनेस यानी हमको जागरूक रहना पड़ेगा और अचानक ऑन द स्पॉट एक्शन लेने का कैपेसिटी रखना चाहिए. इफेक्टिव डिसास्टर मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ रेमेडियल मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस द लॉसेस. अगर डिसास्टर मैनेजमेंट एकदम इफेक्टिव है और रेमेडीज़ जल्दी हमें मिल जाते हैं तो वी कैन रिड्यूस द लॉस. एवरी पर्सन शुड नो अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड फर्स्ट एड. हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और क्या फर्स्ट एड है. सो बच्चों, दिस वॉज ऑल अबाउट द लेसन.